नमस्कार, मेरा नाम है नीरज कुमार और आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 सभी भारतवासियों को यह अधिकार देता है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी मुद्दे पर अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। मगर हाल के दिनों में एक नई संविधान गढ़ने की कोशिश हो रही है। एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों को कुछ लोग गद्दार कह रहे हैं और उन्हें गोली मारने की बात कर रहे हैं। ऐसी बात सिर्फ अज्ञान के कारण की जा सकती है, जिन्हें इस देश के इतिहास के बारे में नहीं पता। और अज्ञानता को दूर करने का शिक्षा और पाठशाला से बेहतर कुछ नहीं है। इसीलिए आज हमने प्रोफेसर आनंद कुमार की पाठशाला का आयोजन किया है, जिसमें हम प्रोफेसर आनंद कुमार से जानेंगे कि क्या सरकार के किसी कानून का विरोध करने का अर्थ देश का विरोध करना है। आज हम डॉक्टर आनंद कुमार से जानेंगे कि सांप्रदायिक राजनीति के नफा नुकसान क्या है, और हम उनसे यह भी जानेंगे कि आखिर ये भारत माता है कौन जिसकी हम जयकारा करते हैं। यूं तो डॉक्टर आनंद कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे भारत में समाज शास्त्र के शायद सबसे बड़े विद्वानों में से एक हैं। इस इंटरव्यू के दौरान आप प्रोफेसर आनंद कुमार की निजी जिंदगी के बारे में भी काफ़ी कुछ जानेंगे। तो आइए अब बिना किसी देरी के हम प्रोफेसर आनंद कुमार के साथ अपनी बातचीत स्टार्ट करते हैं। आनंद जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और आज की इस प्रोग्राम का हम लोगों ने नाम रखा है प्रोफेसर आनंद कुमार की पाठशाला, क्योंकि जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर बहुत ज़्यादा लोग इस देश में उन चीज़ों को समझा सकते हैं। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आपने एक बहुत असरदार तरीके से लोगों से संवाद और संपर्क स्थापित करने का कार्यक्रम शुरू किया है। और आपको हम लोग कंप्यूटर विशेषज्ञ के रूप में तो जानते थे, लेकिन अब आप संवाद संयोजक भी बन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर। सर, तो बात की शुरुआत अपने पहले प्रश्न से करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एक कानून पास किया, जिसमें पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात हुई। और इसके बाद हमने देखा कि पूरे देश में अलग-अलग जगहों पे इस कानून के विरोध में प्रदर्शन होने लगे। अब ये प्रदर्शन भी 2 तरह के हुए। एक तो इस कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, और दूसरी तरफ इस कानून के विरोध करने वालों के विरोध में भी प्रदर्शन होने लगे। और उस प्रदर्शन में खास करके एक यूनिक बात ये थी कि शायद आज़ादी से पहले से लेके और अब तक हम लोग कई बार देखते रहे हैं कि जन आंदोलन होते रहे हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन होती रही है। पर इस बार हमने देखा कि जो लोग सीएए का विरोध कर रहे थे, उनके विरोध में कुछ लोग सड़क पे आए और उन्होंने नारा लगाना शुरू किया कि देश के गद्दारों को गोली मारो। इसका मतलब कि जो लोग कानून का विरोध कर रहे हैं, सरकार की कानून का विरोध कर रहे हैं, वो गद्दार हैं। तो पहला तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या यह कहना ठीक है कि सरकार के कानून का विरोध नहीं किया जा सकता, और सरकार के कानून का विरोध करना देश का विरोध करना है? जो लोग सरकार के कानून के विरोध में बैठे हैं, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, वो देश के गद्दार हैं और उनको गोली से मार देना चाहिए? जो लोग सरकार के विरोध को देश का विरोध मानते हैं, उनकी समझदारी से मुझे बहुत सहानुभूति है। क्योंकि बहुत ज़माने तक, जब तक कि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं आई, तब तक सरकार और देश एक-दूसरे के पर्यायवाची माने जाते थे। राजा ही देश का प्रतिनिधि और प्रवक्ता, और कभी-कभी तो कुछ देशों में और दुनिया में कई हिस्सों में राजा को भगवान का अवतार भी कहा जाता था। लेकिन ये एक सामंती सोच, यहाँ पर राजा का विरोध करना यानी सम्राट का विरोध करना, देश का विरोध करना है। सम्राट से बड़ा देश का हित चिंतक कौन हो सकता है? वो जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए कर ही रहे होंगे। इसी तरह से इसी पर एक दूसरी परत आ गई भारत में, वो थी औपनिवेशिक सोच, गुलामों की सोच। गुलाम को अपने मालिक का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। मालिक ही सही होता है, गुलाम गुलाम होता है, नौकर नौकर है, स्वामी स्वामी है। लेकिन भारत में पिछले 200 बरस में, खासतौर पर 1857 से लेके 1947 के बीच में एक नया चिंतन आया, जिसमें ये कहा गया कि राज्य व्यवस्था राष्ट्र के अंतर्गत है। राज्य से राष्ट्र नहीं परिभाषित होता, राष्ट्र राज्य को बनाता है। और राज्य व्यवस्था में 3 अंग हैं, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है। विधायिका 5 साल के लिए चुनी जाती है, कार्यपालिका ज़्यादा टिकाऊ है, और न्यायपालिका तो और भी टिकाऊ है। अब जो विधायिका है, यानी हमारे वोट से जो लोग चुने जाते हैं, वो सरकार बनाते हैं।
जिसका बहुमत होता है उसको सरकार बनाने का निमंत्रण संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति जी देते हैं। और अगर इसमें कोई गलती हो तो सर्वोच्च न्यायालय में इस पर विवाद भी किया जा सकता है। जैसे चुनाव में लोग चुने जाते हैं और उस चुनाव के निर्णय को लेकर के अगर हारे हुए लोग या कोई और मतदाता भी असहमत है तो चुनाव की याचिका करता है। यानी ये जन्मना शक्ति का सिद्धांत नहीं है, ये जनता की सहमति से शक्ति का सिद्धांत है। ये है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में बुनियादी तौर पर ये एक नागरिक कर्तव्य है कि सत्ता की निगरानी करे, सत्ता की समीक्षा करे। लोकतंत्र में भूमिका पलट जाती है। सामंती समाज में राजा मालिक और बाकी लोग उसके सेवक, और अगर आप राजा से सहमत नहीं है तो राजा आपको देश निकाला दे सकता है, राजा आपको जेल में डाल सकता है। यहाँ उल्टा है, लोकतंत्र में अगर जनता शासक दल से सहमत नहीं है तो वो अपना विरोध प्रकट कर सकती है, और अगर विरोध की सुनवाई नहीं होती, संवाद नहीं होता, तो सरकारें पलटी भी जा सकती हैं, मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। तो मूलतः ये जो चुने हुए लोग हैं, ये जन्मना जातिगत आधार पर शासक नहीं है, ये जनता की सहमति से है, और जनता की सहमति परस्पर संवाद से होती है। आपका एक पक्ष है, मेरा दूसरा पक्ष है, किसी और का तीसरा पक्ष है, और उसमें जिसकी बात ज्यादा उपयोगी लगती है, ज्यादा तथ्य आधारित लगती है, ज्यादा सिद्धांत आधारित लगती है, लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कभी कोई पार्टी जीतती है, कभी कोई पार्टी जीतती है। पार्टियां लगातार चुनाव लड़ती हैं, लेकिन उनकी किस्मत का फैसला जनता से होता है। जनता में उनको अपना पक्ष रखना पड़ता है, उस पर पक्ष और विपक्ष बनता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये नागरिक कर्तव्य है कि सरकार के हर कदम की समीक्षा करे, और इसीलिए आप जानते हैं कि हमारे देश में और दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों का सबसे ज्यादा मुकदमेबाजी सरकार से होती है। आप सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमों की सूची अगर उठा के देखेंगे तो मामूली नागरिक से लेकर के विभिन्न समुदायों की तरफ से सरकार के विभिन्न फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है। ये क्यों है? क्योंकि हमको मौलिक अधिकार है अपनी राय रखने का। हाँ, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय ले लिया या जनता की अदालत में निर्णय हो गया तो हम असहमत रहते हुए भी उनको स्वीकारते हैं कि अच्छा, हम इस पार्टी के साथ तो नहीं है, लेकिन इनको बहुमत मिला है तो हम इनको प्रधानमंत्री मानते हैं, इनको राष्ट्रपति मानते हैं, इनको मुख्यमंत्री मानते हैं, इनको अपने गांव का पंचायत का मुखिया मानते हैं। ये है जनतंत्र का सिद्धांत। लेकिन अभी भी भारतीय दिमाग में बहुत लोग, हमारे सोच में गुलामी के दिनों का सोच है कि हमें विरोध नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी राज के जमाने में खाली संपादकीय लिखने पर तिलक महाराज को 6 बरस का काले पानी की सजा हो गई थी। खाली भाषण देने पर गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को बरसों बरस की कैद हो गई थी। तो बोलना मना था, चुप्पी का सिद्धांत था, और ये चुप्पी का सिद्धांत सामंती व्यवस्था में भी चलता है। जो जमींदार है, जो नवाब है, वो अगर आप उससे सहमत नहीं है तो रातों रात आपको गांव छोड़ देना होगा, सूबा छोड़ देना होगा, प्रदेश छोड़ देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग राजा को हमेशा सही मानते हैं, सरकार को हमेशा सही मानते हैं, उसकी आलोचना करने को अराजकता मानते हैं, विद्रोह मानते हैं, बगावत मानते हैं, उनका जमाना जा चुका है। उनको अगर ऐसी व्यवस्था पसंद है तो हमारे पड़ोस में एक देश है चीन, जहां बोलने की कोई आजादी नहीं है। आप चीन के नागरिक बन जाइए, वहां पर अस्पताल भी अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है, पढ़ाई भी शायद सस्ती ही है। ऐसे ही और बगल का राज्य है भूटान, वहां पर कच्चा लोकतंत्र है, अभी वहां पर एक नरेश प्रथा चलती थी। आप सऊदी अरेबिया चले जाइए, वहां बोलने की कोई आजादी नहीं है, वहां सरकार ही सही है, और सरकार की बात का अगर आपने विरोध किया तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी, आपकी जीभ काट दी जाएगी। ये रहा है। तो जो लोग आज सरकार और राष्ट्र के बीच में और सरकार और राज्य सत्ता के बीच में अंतर नहीं कर पाते, उनका लोकतांत्रिक प्रशिक्षण करना जरूरी है। हमें उनसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन हमें उनको ये सूचना देनी है कि या तो वो 200 साल देर से पैदा हुए, ये राजा महाराजा नवाब और खान बहादुर का जमाना नहीं है, और या वो 100 साल देर से पैदा हुए हैं, अंग्रेजों का भी जमाना नहीं है, जहां बोलने पर आपको देश निकाला मिल जाएगा, बोलने पर आपको काला पानी हो जाएगा, बोलने पर आपको जेल हो जाएगी। हाँ, ये जरूर सही है कि हमें सरकार का विरोध करते समय कानून सम्मत तरीकों से विरोध करना चाहिए। यानी हमें हिंसा नहीं भड़कानी चाहिए, हमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर हमने विरोध प्रकट करते समय ऐसा किया तो फिर हमको दंड की भी व्यवस्था है। खाली विरोध एक तरफा नहीं है। अगर विरोध संविधान के दायरे के बाहर चला जाएगा, जैसे हमारे माओवादी भाई करते हैं, वो नाराज होते हैं सत्ता के निर्णयों से और बंदूक उठा लेते हैं। बगल में नेपाल में 10 साल गृह युद्ध चला,
10,000 लोग मारे गए। आज भी दांतेवाड़ा में, गढ़चिरौली में माओवाद का प्रकोप है। देश के लगभग 100 जिलों में बंदूक की बात चल रही है, ये बोली की बात नहीं चल रही है, गोली की बात चल रही है। पंजाब में आज से 15 साल पहले जब खालिस्तान का दौर था, तो वहां भी बोली बंद हो गई थी, गोली चल रही थी। और जो लोग समझते हैं कि बोली को बंद करने का तरीका गोली है, उनको मालूम नहीं है कि जितनी गोली चलाओगे बोली उतनी ऊंची हो जाएगी। गांधी को गोली मारी गई और आज तक 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक जो गांधी को गोली मारने के समर्थक थे, वो मुंह छिपाए फिरते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में कहा जाता है कि गांधी ने अहिंसा से एक नया समाज बनाने का रास्ता बनाया, प्रेम का रास्ता बनाया। ऐसे ही जो लोग कहते हैं कि जो विरोध करता है उसको फांसी चढ़ा दो, तो उन्होंने फांसी चढ़ाई भगत सिंह को। आज तक अंग्रेजों के सामने भगत सिंह की फांसी को लेकर के हमारी गर्दन ऊंची रहती है क्योंकि हम उनके वारिस हैं, और उनकी गर्दन नीचे रहती है क्योंकि उनके पुरखों ने भगत सिंह को फांसी चढ़ाई थी। ऐसे ही इंदिरा गांधी का जमाना था, इमरजेंसी लगा दी उन्होंने, बोलने पर पाबंदी लगा दी, अखबारों पर पाबंदी लगा दी। तो उन्होंने एक संपादक थे कुलदीप नायर, उनको जेल में डाल दिया। उनको अदालत ने न सिर्फ जमानत दी, बल्कि कुलदीप नायर धीरे धीरे करके सच बोलने के और साहस की पत्रकारिता के प्रतीक बने, हमारी राज्यसभा के सदस्य बने, हमारे हाई कमिश्नर बने। उससे भी आगे जाके उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे देशभक्त को कहा कि ये देश को भड़का रहे हैं, बगावत फैला रहे हैं। और उस समय नारा था, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। आज जो लोग शासन में हैं, इनके पुरखे यानी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, नानाजी देशमुख, ये सारे लोग या तो जेल में थे या अंडरग्राउंड थे। क्यों? क्योंकि वो सरकार की आलोचना कर रहे थे। तो जो लोग सरकार की आलोचना की कला में विशेषज्ञ होने के नाते धीरज के साथ विरोध की राजनीति करते हुए आज शासक बने हैं, उनको अपनी माँ को याद रखना चाहिए। उनकी माँ है लोकतंत्र, और लोकतंत्र की आत्मा है संवाद में, बहस में, प्रतिपक्ष में। अगर प्रतिपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप गलती पर गलती करते चले जाएंगे तो आपको आलोचना ठीक नहीं लगेगा कि सच फैल रहा है। जो शासन लोकप्रिय होता है, लोकहितकारी होता है, उसके आलोचक जरूर होते हैं, लेकिन उनसे शासक को डर नहीं लगता। लेकिन अगर राजा खुद नंगा है तो बच्चा भी बोलेगा कि राजा नंगा है, तो वो घबरा जाएंगे कि ये तो सच बता रहा है और सच फैल जाएगा। इसीलिए जब आलोचना होती है तो शासक वर्ग को आलोचक का मुंह बंद करने के पहले अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए। इसी में हमारी अपनी जो परंपरा है वो रही है रहीम और कबीर की, तुलसी और सूर की। और उसमें क्या कहा गया? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। रामचरितमानस में ही ये लाइन कही है कि अगर मित्र, वैद्य और सचिव भय के कारण या प्रीति के कारण सच न बताएं तो उस राज का, यानी अगर मंत्री सच न बोले तो वो राजा खत्म, अगर वैद्य सच न बोले तो वो शरीर खत्म, और अगर मित्र सच न बोले तो उस व्यक्ति का काम धंधा चौपट हो जाएगा। इसीलिए मित्र के नाते आलोचना करनी चाहिए, चिकित्सक के नाते आलोचना करनी चाहिए, और सचिव के नाते आलोचना करनी चाहिए, और उस आलोचना का स्वागत करना सीखना चाहिए। ये लोकतांत्रिक मूल्य है, लोकतांत्रिक आचरण है, लोकतांत्रिक संस्कृति है। भारत में अभी ये कच्ची है। 1975 से 77 तक ये संस्कृति नष्ट करने की पूरी कोशिश हुई थी, लेकिन उस समय पार्टी का नाम था कांग्रेस, और जो लोग जेलों में बंद किए कि उसमें आज की भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत की पार्टी है, उसके पुरखों का नाम था जनसंघ, वो भी जेल में बंद किए गए थे। और 1-2 दिन के लिए नहीं, 19 महीने के लिए। उसमें न्यायालय भी चुप हो गया था, मीडिया को भी चुप करा दिया गया था। देश विदेश में जो विरोध हुआ, धीरे धीरे करके अन्याय का पहाड़ पिघल गया, और उस बाढ़ में पूरी की पूरी सरकार ध्वस्त हो गई, बह गई। सरकार का नामो निशान खत्म हो गया, जबकि इंदिरा जी से ज्यादा प्रबल प्रधानमंत्री अभी होना बाकी है। उनका विराट बहुमत था। आज की सरकार की तुलना में तो कई गुना। आज की सरकार तो जाने कितनी पार्टियों की खिचड़ी सरकार है। उस समय अकेली इंदिरा गांधी की कांग्रेस इंदिरा सर्वोच्च बहुमत की पार्टी बनी, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। उसने पाकिस्तान को भी 2 टुकड़ा कर दिया था, बांग्लादेश बना दिया था। इतना प्रबल बहुमत और प्रचंड आवेग था, लेकिन आलोचना का उन्होंने अपमान किया, आलोचना को देशद्रोह घोषित किया, और सत्ता के इस बुखार में फिर उनकी सरकार ही खत्म हो गई। वो इतिहास भूलना नहीं चाहिए। आनंद जी, आजादी से पहले अंग्रेजों का यह मूल मंत्र था कि आजादी के आंदोलन को कैसे डिरेल किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और शासन करो का सहारा लिया।
और उसमें दो बड़े अहम धड़ा ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया, एक था हिंदू महासभा और एक थी मुस्लिम लीग। पर आजादी के बाद भारत ने अपने आप को एक सेकुलर कंट्री, एक ऐसा कंट्री जहां हर धर्म के लोग समान रूप से रह सके, वैसा कंट्री अपने आप को बनाना पसंद किया, क्योंकि शायद ये हमारे नेता जो थे गांधी नेहरू सबकी हमारी सोच ऐसी थी कि ये यहाँ पे सर्वधर्म संभाव हो और सारे धर्म के लोग साथ रह सके। वैसे में एक कानून जब यहाँ पे आया है जिसमें कि एक धर्म विशेष को या धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात कही गई है, तो आप पर्सनली इस कानून को कितना जायज और कितना गलत मानते हैं? ये भी एक अजीब घटना हुई है जिसमें सत्ता का अभिमान और इतिहास और संस्कृति का अज्ञान दोनों मिल गए हैं। सत्ता का अभिमान इस माने में कि संसद में हमारा बहुमत है, देश के अधिकांश प्रदेशों में हमारा शासन है, दुनिया की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और मीडिया हमारे साथ है, न्यायपालिका हमारे बस में है। इस अभिमान में उचित और अनुचित का विवेक खत्म हो रहा है और संस्कृति और इतिहास का अज्ञान इस माने में कि भारत की 5000 साल की इतिहास कहानी में धर्म परंपराओं का महासंगम हुआ है। हम इस्लाम को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि इस्लाम के अलावा भी, मुसलमानों के अलावा भी इस देश में, दुनिया में जहां जहां जितने बड़े बड़े धर्म हुए उन सब के अनुयायी यहाँ हैं। उसमें से बहुत सारे लोगों को हम हिंदू कहते हैं। हिंदुओं के अंदर कम से कम 36 तो संप्रदाय पहचाने जा चुके हैं, जिनको कि अभी श्री राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर बुलाना पड़ा। कोई अकेला संप्रदाय हिंदू होने की गारंटी या ठेकेदारी नहीं ले सकता। और अगर आप जाति के स्तर पर आ जाएं, क्योंकि हिंदुओं में सामाजिक संबंधों का आधार जाति व्यवस्था है, तो 4500 तो खाली तथाकथित अन्य पिछड़ी जातियां हैं, हजारों की तादाद में जातियां हैं। तो जाति और संप्रदाय, इनके आधार पर हिंदू धर्म की रचना है। हिंदू हिमालय में कहाँ खत्म होता और बौद्ध कहाँ शुरू होता कहना बड़ा मुश्किल है। मध्य भारत में जैन और हिंदू के बीच का संबंध रोटी बेटी का है। पंजाब में सिख और हिंदू का धर्म अलग अलग होने के बावजूद रिश्ता ऐसा है जिसमें नानक की अरदास में तमाम संतों महात्माओं का संगम है और सिखों और हिंदुओं के बीच में कोई फासला नहीं है। खालिस्तान के आंदोलन के बावजूद बंटवारा नहीं हो सका। केरल में हिंदू, मुसलमान और ईसाई करीब करीब बराबर अनुपात में है। उनमें परस्पर ज्ञान, विज्ञान, व्यापार, शादी सबका संबंध है। भारत के अपने ताजा इतिहास में हमारे जो बड़े शासक हुए, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, वो थे तो हिंदू, लेकिन अंत में उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया और भिक्षु होकर के उन्होंने शासन छोड़ करके, तो हिंदू से जैन, जैन से हिंदू, बौद्ध से हिंदू, हिंदू से बौद्ध, इस्लाम से हिंदू, हिंदू से इस्लाम। अभी कोई सूची जारी हुई है जिसमें बताया गया कि देश के सरकारी पार्टी समेत अनेकों बड़े परिवारों के संबंध अंतर सांप्रदायिक हैं। बेटा हिंदू, बहू मुसलमान, बेटी हिंदू, दामाद मुसलमान। अकबर और मानसिंह के रिश्ते के बारे में तो सारी दुनिया को मालूम है, वो छिपाए नहीं छुपने वाला संबंध है। तो ये जो रोटी बेटी की दूरी है, इसके आधार पर पिछले दिनों में, खासतौर पर अंग्रेजी राज के जमाने में, मुसलमानों और हिंदुओं में फासला पैदा किया गया, ईसाइयों और हिंदुओं में फासला पैदा किया गया, सिखों और हिंदू मुसलमान फासला पैदा किया गया। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसमें 1937 तक मुसलमानों का अलग प्रतिनिधित्व था, उनका एक अलग कोटा होता था, मुस्लिम मेंबर। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तक में मुस्लिम, हिंदू और दलित के अलग अलग कोटे थे। इसलिए जो आपने कहा, उन्होंने बांटो और राज करो का सिद्धांत अपनाया। ये कहना गलत होगा कि ये सिद्धांत अंग्रेजों का दिया हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी जो हुकूमतें थीं वो समाज के बंटवारे पर अपनी ताकत चलाती थी। ये भाई भाई के झगड़े, ये जो दारा शिकोह औरंगजेब का झगड़ा है, इसको भुलाया आप भूल सकते हैं क्या? शिया और सुन्नी का झगड़ा मुसलमानों में, हिंदुओं में वैष्णव और शैव का झगड़ा, शाकाहारी और मांसाहारी का झगड़ा, बौद्धों में महायानी और हीनयानी का झगड़ा, जैनियों में श्वेतांबरी और दिगंबरी का झगड़ा, सिखों में आप जानते हैं कि सहजधारी और केशधारी का झगड़ा। तो ये प्रवृत्ति समाज की है और समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते मैं कहूंगा कि हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की शानदार परंपरा रही है। रसखान धर्म से मुसलमान थे, उनसे ज्यादा खूबसूरत कविता कृष्ण की महिमा में, मानुस हो तो वह रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारे। अभी हाल तक बिस्मिल्लाह की शहनाई से शिव की बारात सजती थी बनारस में। रोज सवेरे बिस्मिल्लाह के शहनाई बजाते थे तो काशी विश्वनाथ जी जागते थे।
ऐसे ही दूसरे धर्मों का दूसरे धर्मों के साथ संबंध रहा है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 150 साल में भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति का सिक्का चला। कांग्रेस को छोड़ के जो महामंच थी, बाकी अधिकांश पार्टियां या तो सांप्रदायिकता का पोषण करती थी या सांप्रदायिकता के सहारे खड़ी होती थी, और उसमें अंग्रेजों ने आग में घी डालने का काम किया। पाकिस्तान जब बना तो करोड़ों मुसलमान तथाकथित भारत से उखड़े और पाकिस्तान गए, और करोड़ों हिंदू तथाकथित पाकिस्तान से उखाड़े गए, और वो बंगाल से लेकर के दिल्ली और पंजाब की सड़कों पर फैल गए, और उसकी पीढ़ियां आज भी हैं। उनकी उनकी तकलीफें हमारे दिमाग में जिंदा है। उसका हमको पछतावा है कि हमारी राजनीति इतनी कायर और क्रूर हो गई कि देश के बंटवारे की कीमत पर कुछ लोगों ने कुर्सियों का सौदा किया। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान बनने के बाद किसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? हिंदुओं का तो हुआ ही, लेकिन मुसलमानों का उससे ज्यादा हुआ। आज जो लोग पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, बिहार से गए, बिहार वाले बांग्लादेश में गए और उत्तर प्रदेश वाले आज के पाकिस्तान में गए, उनकी वहां पर कोई औकात नहीं है। उनको महाजिर कहा जाता है, उन पर यकीन नहीं किया जाता है। कहते हैं कि तुम्हारे खून में तो गंगा जमुना का पानी है, तुम तो उर्दू बोलते हो, और हमारी जो जबान है पंजाबी और सिंधी, ये उर्दू बोलना है तो या तो आगरा में जाओ जहां वो जन्मी थी, या बनारस जाओ, या लखनऊ जाओ, या हैदराबाद जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? और वही बंगाल में, बांग्लादेश में हुआ। बिहारी मुस्लिमों के वंशज आज भी लाखों की तादाद में कैंपों में रखे जाते हैं, क्योंकि उनको गद्दार माना जाता है। जब बांग्लादेश को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना आई तो बिहारी मुस्लिमों ने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया, और आज वो न घर के हैं न घाट के हैं। उसकी तुलना में जो मुसलमान भारत रह गए, वो आज भी दिक्कतों के बावजूद अपने बारे में शर्मिंदा नहीं है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं थे, हमारे पुरखे तो यहीं पर थे और हम यहीं पर दफन होंगे, और तुम हमारी वफादारी का सबूत मत मांगो। परमवीर चक्र तुम्हारे खानदान में किसी को मिला हो चाहे न मिला हो, अब्दुल हमीद हमारे पुरखा थे। ऐसे ही और भी उदाहरण सामने आते चले जाएंगे। इसलिए ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, ये असुरक्षा की राजनीति है, भय की राजनीति है। उन्होंने कान में कह दिया हिंदू खतरे में है, क्योंकि हम दो, हमारे दो, और वो 5 और उनके 25, और फिर वो गणित लगाते हैं कि आज से 50 साल बाद हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये गणित चलता नहीं है। बहुविवाह की प्रथा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में खत्म हो रही है, और औरतें हर जगह जाग रही हैं, हिंदू धर्म में भी, ईसाई में भी, सिख में भी और मुसलमानों में भी। दूसरी बात, कान में कह देते हैं इस्लाम खतरे में है। अमा बड़ी परेशानी है, चारों तरफ हिंदू फैल गए हैं। जब उनको बताइए कि दुख में सभी है, गांव वाला ज्यादा परेशान है शहर वाले से, अंग्रेजी जानने वाला ज्यादा सुखी है अंग्रेजी न जानने वाले से, मर्द ज्यादा ताकत में है औरतों से, और हर धर्म के जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, पसमानदा, मुसलमानों में पिछड़ी जातियों के, हिंदुओं में दलित, ईसाइयों में दलित, मुसलमानों में, वो तकलीफ में है। किसान चाहे जिस जात धर्म का हो वो तकलीफ में है। तो धर्म, तकलीफ को आप धर्म के चश्मे से मत देखिए, तो तकलीफों को आप अर्थनीति के चश्मे से देखिए, राजनीति के चश्मे से देखिए। अगर ये चिंता है मुसलमान भाइयों को कि उनका संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है, और वो वाजिब चिंता है, वो लगातार घट रहा है, तो फिर औरतों के साथ हमदर्दी उनको होनी चाहिए। उनका तो कम से कम 1947 के पहले मजबूत प्रतिनिधित्व हुआ करता था। औरतों का तो न तब था न अब है। औरतें आबादी में 50%, और संसद और विधानसभा में अच्छी से अच्छी सरकार के जमाने में 12%, 14%। ऐसा क्यों है? आधा आधा क्यों नहीं? ऐसे ही दलितों के बीच में गरीबी सबसे ज्यादा, दलितों के बीच में निरक्षरता सबसे ज्यादा, आदिवासियों के बीच में, और कमीशन के बाद कमीशन आता रहा, वो आरक्षण का झुंझुना दे दिया है। उनके अंदर एलीट पैदा होता है, वो नीचे तो जलन पैदा करता है, ऊपर जाके चापलूसी करता है। कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जिसमें दलित के बिना सरकार बने, और कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिसने दलितों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय को आगे बढ़ाया हो। तो ये जो असुरक्षा भावना है नीरज जी, ये कभी भाषा के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर फैलती है। भारत में चूंकि उत्तर भारत के इलाके में मुसलमान अल्पसंख्यक होने के बावजूद गरीब भी है, जो दक्षिण भारत में नहीं है। दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, केरल में अल्पसंख्यक तो है, लेकिन निरक्षर नहीं है, व्यापार में है, उद्योग में है, गरीबी से उतनी मार नहीं पड़ती, इसलिए उनका दिमाग थोड़ा ज्यादा रोशन है, खुला है, वहां सांप्रदायिकता कम है। लेकिन पूरे भारत के पैमाने पर, जैसे कहते हैं कुछ मछली गंदी तालाब को गंदा करती हैं, कुछ लोग हिंदुओं में असुरक्षा की भावना फैलाते हैं। कहते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही देश है हिंदुओं का, भारत,
यहाँ पर हमारा वर्चस्व नहीं रहेगा तो कहाँ सऊदी अरब में रहेगा। वो सऊदी अरब में हमको मंदिर नहीं बनाने देते तो हम भारत में उनको मस्जिद नहीं बनाने देंगे। सऊदी अरब बहुत पिछड़ा देश है, उसका इतिहास कुछ 100 वर्षों का है, भारत 5000 सालों का इतिहास है। इसकी विराट परंपरा है ज्ञान की भी। यहीं से बहुत सारा ज्ञान मिडिल ईस्ट गया, अरब देशों में, और अरब देशों से यूरोप गया, और वहां से आया भी, यूनान से, रोम से हमने लिया, हमने उनको दिया। ये रिश्ता हमारा आत्मविश्वास का रिश्ता है। हाँ, जब हम कायर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो हम अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, और ये हुआ है पिछले 200 साल में। लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई शुरू हुई जब, तो उसके सबसे बड़े नायक का नाम था बहादुर शाह जफर। दुनिया के इतिहास में अकेले सम्राट हैं जिनको जनता ने कहा कि अब बगावत करनी है और हम आपको अपना नेता मानते हैं। और जब आजादी की लड़ाई पूरी हुई तो 1947 में जो पार्टी सत्ता के लिए आगे आई, उसके अध्यक्ष का नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सारा इतिहास, अशफाकुल्ला और चंद्रशेखर आजाद के खून को आप अलग कैसे कर सकते हैं? दोनों ने मिलकर आजादी के तराने गाना सिखाया हम, और दोनों जमातों में कायर थे, गद्दार थे, अंग्रेजों के दलाल थे। तो क्या आप इस तरह के अधूरे ज्ञान के आधार पर भारत जैसी खूबसूरत संस्कृति को विकृत करना चाहेंगे? भारत को पाकिस्तान बनाना चाहेंगे? ठीक है, पाकिस्तान बन सकता है, एक ही धर्म का वर्चस्व हो सकता है जैसे पाकिस्तान में हो गया, लेकिन फिर तब भाषा की लड़ाई बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में लड़ाइयां खत्म हो गई ऐसा तो है नहीं, अन्याय जारी है। सवाल न्याय का है। अगर आपने एक न्याय की, साझेदारी की, सहयोग की व्यवस्था बनाई, तो जाति और धर्म और भाषा, इन 3 आधारों पर जो बड़े सवाल उभर रहे हैं, वो सवाल सुलझाए जा सकते। हमने भाषा का सवाल सुलझा लिया, वरना कल तक दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत को अपना दुश्मन मानते थे। आर्य और द्रविड़ की एक बनावट को लेकर के झगड़ा चलता था। वो कहते थे कि संस्कृत बाहर की भाषा है, और ये सही है कि तमिल संस्कृत से पुरानी भाषा है। ये भी सही है कि ब्राह्मण धर्म के लोग दक्षिण भारत में बेहद संकीर्णतावादी थे। वो गैर ब्राह्मणों की स्त्रियों को अपना कपड़ा, अपना शरीर ढकने की इजाजत नहीं देते थे। उन्होंने नियम बना रखे थे पूना में, पेशवा के जमाने में, कि जो दलित है वो हिंदू तो था, लेकिन गले में वो ढोलक बांध के चलता था, क्योंकि उसकी परछाई से ब्राह्मण और अन्य सवर्ण जातियों के लोग, मराठा लोग, अपने को अपवित्र मानते थे। ये सब इसी देश की कहानी है। इसी देश में राम और रावण का युद्ध हुआ, इसी देश में कंस ने और कृष्ण ने न्याय और अन्याय का प्रतिनिधित्व किया, इसी देश में दुर्योधन ने अपनी भाभी के कपड़े इसी दिल्ली के आसपास कहीं उतारे थे, फिर सबका नाश भी हुआ। तो अपनी सभ्यता के अंतर्विरोधों को समझना चाहिए, अपने दोषों को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए, और उसके लिए चीन को, पाकिस्तान को, अंग्रेज को कब तक आप दोष देते रहेंगे? और घर के अंदर आपने एक कमजोर जमात को अपना दुश्मन घोषित कर लिया। मुसलमान आबादी में 14-15%, और पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे, रोजगार में सबसे पीछे। और ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये सरकार की बनाई एक न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में, गैर मुस्लिम की अध्यक्षता में बनाई कमेटी जस्टिस सच्चर आयोग का कहना है। हाँ, जहां मुसलमान पढ़ा लिखा है, फिर वो अपने आचरण में किसी भी हिंदू से ज्यादा आधुनिक है, प्रगतिशील है, और देश की तरक्की में योगदान कर रहा है। उदाहरण उनको चाहिए तो अब अबुल कलाम को ले लीजिए। अबुल कलाम से ज्यादा सम्मानित मुसलमान और हिंदू खोजना मुश्किल होगा। वो भारत रत्न भी बनाए गए, राष्ट्रपति भी बनाए गए, न राजनीति में थे, न बड़े व्यापारी थे। बड़ा भाई तो उनका आज भी मछली पकड़ने का धंधा करता है। मछुआरे का भाई, मुस्लिम धर्म का मानने वाला, लेकिन भारत का अति सम्मानित, अति लोकप्रिय नायक बना कि नहीं बना? बिल्कुल। इस झगड़े को अगर आप बढ़ाएंगे तो देश टूटेगा। एक बार देश टूट चुका है, और उसका नुकसान सबको हुआ। मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ, हिंदुओं को नुकसान ही नुकसान हुआ। एक बार पाकिस्तान भी भाषा की लड़ाई पर टूट चुका है। तो खाली धर्म की लड़ाई नहीं, नीरज जी, हमको मानवीय एकता के बारे में सोचना चाहिए, और धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता को बनाने का जो पुराना प्रयोग था 19वीं शताब्दी का, वो लड़ाई आज तक इंग्लैंड में चल रही है। दोनों ईसाई हैं, आयरलैंड वाले और इंग्लैंड वाले। लेकिन आयरलैंड की आजादी की लड़ाई 700 साल से चल रही है, क्योंकि वो कैथोलिक हैं और चर्च ऑफ इंग्लैंड अलग है। रूस में धर्म को दबाया गया, कहा गया कि धर्म प्रतिक्रियावादी चीज है, अफीम है। लोग चुप हो गए, लेकिन 70 साल तक वो अपनी अस्मिता के लिए लड़ते रहे। और जब सोवियत यूनियन बिखरा, तो उसके पेट में से 12 देश निकले। 4 ने अपने को ईसाई घोषित किया, 4 ने अपने को बौद्ध घोषित किया, और 4 ने अपने को इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। और अब उनका कन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स फिर मिलकर चल रहा है। जाएंगे कहाँ? नहीं कहीं जा सकते। हाँ, मूर्खता हम करेंगे तो दोनों का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा।
मित्रता करेंगे तो देश की तरक्की होगी, एक दूसरे की तरक्की होगी, दुनिया की तरक्की होगी। आनंद जी, इन सारी बातों के बाद एक और विषय है जो कि मेरे मन में काफी चलता है कि इन नारों में खास करके जो आजकल जो प्रदर्शन हुए उसमें दोनों पक्षों ने एक नारा दिया, भारत माता की जय, हर बात पे भारत माता की जय। तो आखिर ये भारत माता कौन है, और ये हम भारत माता को क्या हम किसी एक धर्म से जोड़ के देखें, या फिर भारत माता सबकी है? भारत माता क्या कोई एक साकार रूप की माता है या फिर निराकार है? भारत माता है कौन? देखिए, भारत में और दुनिया में दो को हम सबसे ज्यादा पूजनीय मानते हैं, माता और पिता। तो दुनिया के अधिकांश देशों में राष्ट्रवाद का जो एक विचार आया वो यूरोप से आया। इसके पहले राष्ट्रवाद की बजाय संस्कृति की बात होती थी कि हमारी संस्कृति अगर एक है तो राजा तो अनेक होते थे। अंग्रेजों के 200 साल के शासन के बावजूद जब भारत आजाद हुआ उस समय भी भारत में अंग्रेजों के शासक क्षेत्र के अलावा 600 रियासतें थी। बड़ौदा, ग्वालियर, हैदराबाद, कश्मीर, 600 रियासतें थी। राजा अनेक होते थे, सरकारें अनेक होती थी, लेकिन संस्कृति एक होती थी और उस संस्कृति के आधार पर एकता और अनेकता बनती थी। लेकिन यूरोप में जहां संस्कृति एक थी, रंग रूप एक था, लेकिन सामंतों की लड़ाइयां होती थी इलाकों पर प्रभुत्व के लिए। और उन्होंने 1648 में जर्मनी के एक छोटे से शहर वेस्टफेलिया में मिलकर तय किया कि लड़ते लड़ते हम थक गए, नुकसान बहुत होता है, जानमाल का भी और हम सब का, चलो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के इलाके को सम्मान देंगे। और उन्होंने वेस्टफेलिया का समझौता करके राष्ट्रीयता की आधुनिक नींव रखी। उसी जर्मनी में कुछ दिनों के बाद एक बड़ा कूटनीतिज्ञ हुआ, बिस्मार्क। उसने कहा कि ये छोटे छोटे राज्यों का खर्चा ज्यादा, प्रशासन का, पुलिस का, सेना का, इसको समेटने के लिए एक राष्ट्र बनाते हैं जो भाषा के आधार पर होगा। एक भाषा एक राष्ट्र, और उसके आधार पर जर्मनी बना। और इसीलिए राष्ट्रीयता के जनक के रूप में बिस्मार्क का नाम दुनिया याद रख। लेकिन तब तक भाषा ही राष्ट्रीयता का आधार थी, नागरिकता का आधार थी। लेकिन दुनिया में बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो दुनिया भर में फैली हुई हैं, उसके आधार पर राष्ट्रीयता का निर्माण करना एक सीमित कार्यक्रम हो जाएगा, तो साम्राज्य बने। अंग्रेजों ने कहा कि जहां जहां हमारा कब्जा वहां वहां हमारा साम्राज्य, भाषा चाहे जो भी हो। तो दो मॉडल बन गए राजनीति के, राष्ट्रवादी मॉडल और साम्राज्यवादी मॉडल। राष्ट्रवादी मॉडल यूरोप के जितने देश अधीन हुए, फ्रांस के अधीन, स्पेन के अधीन, इंग्लैंड के अधीन, हॉलैंड के अधीन, बेल्जियम तक का कब्जा हो गया अफ्रीका में, वहां पर राष्ट्रीय एकता के आधार पर प्रतिरोध के आंदोलन चले। जैसे भारत में राष्ट्रीयता का जन्म हमने 19वीं शताब्दी के आखिरी दौरों में पाया। उसके पहले इंडिया नाम से जुड़े संगठन बिल्कुल दुर्लभ थे। 1885 में एक बड़ा संगठन बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आइडिया ऑफ इंडिया बना कि भूगोल की दृष्टि से जहां तक भारतीय सभ्यता का विस्तार है और राजनीतिक निकटता भी है, वो एक राष्ट्र होगा। और उस एक राष्ट्र के अंदर कई भाषाएं हैं, तो हम एक राष्ट्रभाषा तो जरूर बनाएंगे, लेकिन अन्य भाषाओं को भी सम्मान देंगे। तो भाषा का मामला हमने सुलझाने की कोशिश की और कहा कि बहुभाषी भारत में हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाएंगे, क्योंकि ये सभी भाषाओं से मिलकर बनी है, सभी भाषाओं की बहन या बेटी है। और हिंदी भाषी लोग अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने का काम करेंगे। भाषा का मामला सुलझाने की इस तरह से कोशिश हुई। फिर कहा गया कि भारत अनेक जातियों का देश, तो हमने उसका समाधान बताया कि हम मनुष्य मात्र हैं, जातियां तो समाज की पैदा की हैं। हम मानवीय एकता पर भरोसा करेंगे और मानव मात्र के एकता के आधार पर भारतीयता को परिभाषित करेंगे। लेकिन उसमें जो धर्म की पहचान थी वो ज्यादा सख्त थी। भाषा वाली पिघल जाती थी, क्योंकि हर भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि भारत में कहा जाता है, कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर बानी। अगर आप 2 कोस आगे जाइए, 1 कोस आगे जाइए तो पानी का स्वाद बदल जाता है, और 10 किलोमीटर आगे चले जाइए तो भाषा का तेवर बदल जाता है। बिहार में बदलता है, हरियाणा में बदलता है, पंजाब में, तमिलनाडु में, केरल में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, सब जगह भाषा का अपना एक समाजशास्त्र है, अपना एक विज्ञान है। तो भाषा में थोड़ा लचीलापन, लेकिन धर्म के बारे में खासतौर पर जब आप गुलाम हो जाते हैं तो धर्म की कट्टरता ही हमारी पहचान बन जाती। और इसीलिए जब शुरुआती आंदोलन चले तो समूहों का एक दूसरे से निकट आना धर्म की एकता के आधार पर हुआ।
1857 की जो बगावत थी, उसमें जो नारे लगते थे, उसमें 2 नारे बड़े ज़्यादा थे। उसमें भारत माता की जय का नारा कम था ही नहीं 1857 में। 1857 में नारा लगता था, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ये मुसलमान लगाते थे, और हर हर महादेव या जय बजरंग बली या इस तरह के धर्म के आधार पर नारे लगते थे, और दोनों एक दूसरे का नारा लगाते थे। भारत तब 95% ग्रामीण था, और अगर हम गांव को देखें तो आज भी होली और दिवाली पर मुसलमान भाई मिठाई खाने घरों पर आते हैं हिंदुओं के, और ताजिया के मौके पर, मुहर्रम में अफसोस मनाते हैं हिंदू, और ईद के मौके पर गले लगते हैं, और बुला के पड़ोसी हिंदुओं को लोग दावत देते हैं। ये मिलन जुलन का संस्कार रहा, इसको कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, हिंदुओं का मध्यम वर्ग बना, मुसलमानों का मध्यम वर्ग बना, तो उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता की परिभाषा में भाषा से भी ज्यादा धर्म को तवज्जो देना शुरू किया, क्योंकि धर्म का दायरा ज्यादा व्यापक है। अगर आप हिंदू राष्ट्रीयता की बात करें, हिंदू राष्ट्र की बात करें, तो नेपाल से लेकर के अफगानिस्तान तक आपको हिंदू मिल जाएंगे। हिंदी राष्ट्र की बात आप करेंगे तो खाली उत्तर भारत रह जाएगा, दक्षिण भारत छूट जाएगा। नारा कुछ और लोगों ने लगाया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये उत्तर भारत में नारा चलता था। दक्षिण भारत में जाते जाते हिंदी छूट जाती थी, तो फिर वहां हिंदू और हिंदुस्तान चलता था। इसी तरह से मुसलमानों के बीच में, सिखों के बीच में धर्म के आधार पर एकता थी। वो एकता स्वाभाविक है, तीज त्योहार एक है, शादी ब्याह एक है। लेकिन राजनीति में धर्म से भी ज्यादा बड़ी ताकत बाजार की है, भूगोल की है। और जब भूगोल की दृष्टि से आप देखें तो आपको तय करना पड़ेगा कि अगर धर्म के आधार पर आप सीमित करेंगे तो सारा सरहदी भारत न हिंदू है न मुसलमान है। आप जानते हैं कि पूरा उत्तर पूर्व सीमांत प्रधानतः ईसाई धर्म वालों का है। नागालैंड में 99% ईसाइयत है, मेघालय में ईसाइयत है, मिजोरम में है, अरुणाचल बौद्ध है, सिक्किम बौद्ध है, लद्दाख बौद्ध है। इसको आप छोड़ना चाहते हैं, इसको आप तोड़ना चाहते हैं। और हिंदू में भी आप चलेंगे तो दलित हिंदू को तो आप मंदिर में भी नहीं जाने देते हैं, खाट पर नहीं बैठने देते हैं, कुएं का पानी नहीं पीने देते हैं। वो आपके साथ हिंदू की जय के नारे में लगेगा? नहीं लगेगा। बाबा साहब ने जब कहा कि हिंदू धर्म छोड़ो, तो लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, और राष्ट्र निर्माण के नाम पर हमको फिर इन नव बौद्धों को आरक्षण का लाभ भी देना पड़ा, नहीं तो वो आपसे बहुत दूर चले गए थे। अंग्रेजों ने तो बहुत गहरी खाई खोद ही दी थी। गांधी को धन्यवाद दीजिए और अंबेडकर को, उन लोगों का समझौता हुआ कि देश और देश का गांव गांव बिखरने और टूटने से बच गया। लेकिन ये बात जिन्ना साहब नहीं कर पाए, जवाहरलाल जी नहीं कर पाए, पटेल नहीं कर पाए, और सावरकर जैसे लोगों ने आग में घी डाला, तो गांव गांव में दंगे हुए, लाशें गिरी, जहां पर जिसका बहुमत था अल्पमत वाले को छोड़ना पड़ा, और आज वो न घर के हैं न घाट के हैं। तो भारत माता की जो कल्पना बनी, उसका धीरे धीरे करके भौगोलिक आधार बनाया गया। भारत में भारत माता का पहला मंदिर 1930 के दशक में गांधी जी के शिलान्यास से बना काशी में। उसको बनाने वाले नाम था दानवीर श्री शिव प्रसाद गुप्त, और उन्होंने वहां पर किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं लगाई है। वो आज भी मंदिर काशी में है, एक टूरिस्ट स्पॉट है। वो पूरा भारत का भूगोल है, और इस भूगोल की पूजा आराधना, ये भारत माता की जय का मतलब था, भौगोलिक मतलब। लेकिन इसका सामाजिक मतलब भी है। राष्ट्रीयता के 4 आधार हैं: भौगोलिक आधार, सामाजिक आधार, आर्थिक आधार और राजनीतिक आधार। भौगोलिक आधार तो एक निश्चित भूगोल क्षेत्र है। आप जानते हैं कि यहाँ पर भारत खत्म, यहाँ पर नेपाल शुरू। यहाँ भारत खत्म, ये गलवान घाटी में झगड़ा क्या चल रहा है लद्दाख में? वो कहते हैं चीन यहाँ तक है, वो हम कहते हैं कि भारत यहाँ तक है। तो भौगोलिक एक आधार है, और उसी आधार के लिए हमने पासपोर्ट और वीसा का सिस्टम बनाया, प्रबंधन बनाया। दूसरा आधार सामाजिक है। एक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास होता है समाज का, और एक ताना बाना होता है। जो उस ताने बाने और उस इतिहास से जुड़े होते हैं वो एक राष्ट्रीयता के माने जाते हैं। ऐसे आधार वाले लोगों का एक राष्ट्र में होना प्रायः संभव है। लेकिन जैसे भारत के लोग हैं, भारत के लोग खाली भारत में नहीं है, भारतवंशी दुनिया भर में फैले हैं, खासतौर पर गिरमिटिया देशों में, फिजी में, मॉरिशस में, सुरीनाम में, वेस्ट इंडीज में, गायना में। लेकिन वो भारत के प्रवासी हैं, वो प्रवासी भारतीय हैं। तो भारतीय हैं लेकिन वो भारत में नहीं है, भारत के बाहर हैं। ऐसी वास्तविकता पुरानी सभ्यताओं में होती है। अफ्रीका में है, चीन में है, भारत में है। लेकिन एक सामाजिक पहचान भी बनती है, साझे इतिहास से, साझी याददाश्त से, साझे सामाजिक ढांचे से।
तीसरा उसका आर्थिक आधार होता है, आर्थिक नागरिकता, और चौथा उसका राजनीतिक आधार होता है। एक राष्ट्र की एक सरकार होती है, एक राष्ट्र में कई सरकारें नहीं हो सकती। एक राष्ट्र का एक संविधान होता है। कुछ देशों का लिखित संविधान है, जैसे भारत का, अमेरिका का, पाकिस्तान का। कुछ राष्ट्रों का अलिखित संविधान है, जैसे इंग्लैंड का, लेकिन एक संविधान भी होता है, उससे एक कानून व्यवस्था चलती है। भारत की इस परिभाषा में भौगोलिक आधार तो स्पष्ट हुआ 1920 के आसपास, जब हमने जालियांवाला बाग के खिलाफ बगावत की, जब हमने बंगाल के बंटवारे के खिलाफ आंदोलन किया। वरना इसके पहले मराठा अस्मिता थी। तिलक महाराज ने जो अखबार निकाला उसका नाम था मराठा, वो मराठी भाषी अखबार था। लाला लाजपत राय जैसे देशभक्त ने जो अखबार निकाला उसका नाम था पंजाब केसरी। बंगाल में जो अखबार निकले वो अभ्युदय और युगांतर, लेकिन उसके पीछे बंगाली भाषा की मर्यादा थी, सीमा थी। धीरे धीरे हमने एक भारतीयता की पहचान बनाई, तो अखबार निकले हिंदुस्तान, नव भारत। और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने और गांधी जैसे लोगों ने भारतीयता की नई परिभाषा की। कहा भारत माता कोई महिला नहीं है जो जेल में बंद है, उसके हाथ में हथकड़ी है। चित्र ऐसे बनते थे, कैलेंडर बनते थे, एक महिला का, देवी का रूप, जिसके दोनों हाथ और पांव में हथकड़ी और बेड़ी है और उसको तोड़ने की चुनौती है। उन्होंने कहा कि भारत का मतलब है भारत के लोग, और भारत के लोग का मतलब है भारत के श्रमजीवी, जिसमें मूलतः दो लोग हैं, किसान और मजदूर। ये भारत की बुनियाद है, भारत की आधारशिला है। फिर व्यापारी भी हैं, फिर मध्यम वर्ग है, फिर उद्योगपति हैं, लेकिन जो आधारशिला है भारत की या किसी भी देश की, वो उसके श्रमजीवी उत्पादक लोग हैं, किसान और मजदूर। तो जब हम कहते हैं भारत माता की जय, तो उसका मतलब है भारत के किसान की जय, भारत के मजदूर की जय, भारत के नौजवान की जय। अन्यथा पहले राष्ट्र का मतलब राजा होता था, और ये सबसे विकृत रूप में जर्मनी में आया, जब उन्होंने जर्मन राष्ट्र को हिटलर के रूप में देखा, और वो नारा ही लगाते थे, हिटलर की जय। जैसे हम नारा लगाते हैं सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, अल्लाह अकबर। इस अंदाज में उन्होंने, खुदाई अंदाज में, अपने राष्ट्र नायकों को पेश करना शुरू किया। लेकिन भारत माता की जय का मतलब धीरे धीरे लोकतांत्रिक भारत, जहां हर कोई राजनीतिक दृष्टि से समान होगा, सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा। और इसीलिए भारत माता की जय के दो अर्थ हो गए। एक अर्थ तो सांप्रदायिक अर्थ में हुआ कि ये कोई हिंदू देवी हैं जिनको ईसाई अंग्रेजों ने बंदी बना रखा है, और माता के चरणों में शीश चढ़ा देना है, ये मातृभक्ति है। और इस भावना को 19वीं शताब्दी के आधार पर वंदे मातरम के नारे जैसे गीतों के जरिए बंकिम चंद्र जी जैसे देशभक्तों ने प्रसारित और प्रचारित किया। लेकिन बंकिम के बाद आए रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने मानव धर्म की परिभाषा की। कहा ये हिंदू से बड़ा है, मुसलमान से बड़ा है, ईसाई से बड़ा है, ये मानव धर्म है। और इस मानव धर्म की आधारशिला भारतीय ज्ञान परंपरा है, क्योंकि भारत में सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम का गीत गाया गया और कहा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सब शांति और प्रेम से रहें। ये भाव बहुत कम सभ्यताओं में है। तो भारत में भारत माता की जय का मतलब हुआ भारत में जन्मे, भारत से जुड़े किसान, मजदूर, उद्योगपति, व्यापारी, नौजवान, स्त्री, पुरुष, इनकी जय। ये कोई स्त्री देवी नहीं है काली और दुर्गा की तरह से। हाँ, जिनको इसका ज्ञान नहीं मालूम, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की परंपराओं से नहीं जुड़े हैं, जो गांधी से नफरत करते हैं, जो नेहरू, सुभाष, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, जयप्रकाश लोहिया को नहीं मानते हैं, जिनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा है, उनका ये जरूर बौद्धिक दोष है, लेकिन उसके लिए उनको दोषी ठहराना गलत होगा। ये हमारी जिम्मेदारी कि हम उनसे विवाद न करें, संवाद करें। जैसे धर्म के बारे में संवाद जरूरी है, वैसे राष्ट्रीयता के बारे में भी संवाद जरूरी है। और अब आज विश्व सभ्यताओं के आदान प्रदान के कारण, टेक्नोलॉजी, विज्ञान और संचार साधनों के कारण अब ये भौगोलिक सीमाएं भी करीब करीब पिघल गई हैं। अब दुनिया में कोई बाजार ऐसा नहीं जिसमें दूसरे देशों की चीजों को लाने की मनाही हो। और भारत और चीन और अमेरिका जैसे देश जो विराट राष्ट्र हैं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर ही चल रहे हैं, कभी नरम कभी गरम। आजकल आर्थिक राष्ट्रवाद का दौर आया है, लेकिन 1992 से लेकर के और अभी 2006-7 तक चारों तरफ स्वदेशी का अवमूल्यन और विदेशी का सम्मान का दौर चल रहा था, और हम सबको दरवाजा खोल के बुला रहे थे। आजकल जरा चीन से झगड़ा बढ़ गया है, तो हमने चीन के कुछ व्हाट्सएप वगैरह या कुछ और बंद कर दिया, लेकिन वो बस में नहीं है। वो कहते हैं कि 100 अरब का व्यापार है, भारत के व्यापारी का, चीनी नहीं कहते। भारत के व्यापारी कहते हैं कि चीन से हमारा झगड़ा हो रहा है तो गलत है,
लेकिन हम बायकॉट नहीं कर सकते चीन का, हमारा 100 अरब डूब जाएगा। या तो सरकार 100 अरब हमको दे दे, तो 100 अरब सरकार के पास है नहीं, तो हम जानबूझ करके मक्खी निगल रहे हैं, रोज चीनी सामान खरीद और बेच रहे हैं, और किसी सरकार की हिम्मत और औकात नहीं है कि वो दुनिया के लिए भारत के दरवाजे बंद कर दे। अब खाली इतना ही कहा जा रहा है कि लोकल को प्रोत्साहन दो, ग्रामोद्योग को बढ़ावा दो, खिलौने बाजार के बनारस के खरीदो, और तेल अपने गांव के तेली का लो। बड़ी मुश्किल का समय है, लेकिन भारत माता की जय का मतलब न तो किसी हिंदू देवी देवता का जय है और न किसी का विरोध है। इसीलिए जो भारत माता की जय से इनकार करते हैं उनको भी समझना चाहिए कि भारत माता की जय कहते हुए अशफाकुल्ला फांसी पर चढ़े, भारत माता की जय कहते हुए मौलाना अबुल कलाम का आजाद का भाषण खत्म होता था, भारत माता की जय न कह पाने के कारण खान अब्दुल गफ्फार खान को पाकिस्तान बनने के बाद बरसों बरस जेल में रहना पड़ा। भारत माता की जय कहते हुए अब्दुल हमीद ने अपनी जान गंवाई और उनका मुकाबला पाकिस्तान की फौजों से था। तो धर्म, भाषा, ये हमारी पहचान का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रीयता उससे बड़ी पहचान है और उसका आधार भारत का संविधान है। जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं उनको भारत माता की जय कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, और जो भारत के संविधान को नहीं मानते उनको भारत माता की जय कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस नारे का आधार भारत का संविधान है। और नहीं तो हम कहेंगे आपके मुंह में राम और बगल में छुरी है। आप देश की एकता तोड़ना चाहते हैं और उसका बहाना भारत माता की जय को बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। भारत माता की इससे अच्छी व्याख्या शायद कम ही लोग कर सकते थे। तो आनंद जी, आपसे अगर बातचीत हम जारी रखें तो घंटों घंटों कर सकते हैं, पर समय की सीमा होती है। अलग अलग मुद्दों पर आपसे ये प्रोफेसर आनंद कुमार की पाठशाला का आयोजन हम करते रहेंगे, अगर आपका सहयोग रहा तो। अंत में जाते जाते बस कुछ सवाल, बस आपके निजी जर्नी के बारे में जानना चाहते थे। काफी सारे लोग आपके बारे में इतना जानते हैं कि हाँ, वो जेएनयू के प्रोफेसर हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे, पर आपकी निजी जिंदगी की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आपका जन्म कहाँ हुआ? फिर आप बीएचयू होते हुए, बनारस होते हुए, शिकागो, अर्जेंटीना, कई देशों से आपका सफर गुजरता हुआ, फिर वापस आप आम आदमी पार्टी में आए, फिर आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया। तो थोड़ा-सा आप अपनी जिंदगी के इस सफर पे थोड़ा प्रकाश डालें। नीरज जी, ये बहुत संकोच वाला सवाल है, लेकिन आपके दर्शकों के सम्मान में मुझे अपने बारे में जरूर बताना चाहिए। बहुत संक्षेप में, मैं बनारस में, मेरा 1950 में जन्म हुआ, यानी अंग्रेजों के जाने के बाद। और अंग्रेजों के जाने में हमारे भी परिवार वालों की थोड़ी भूमिका थी। हमारे पितामह, हमारे दादाजी 1921 से राष्ट्रीय आंदोलन के सिपाही बने और असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, और उसके बाद फिर गांधी जी ने एक संस्था बनाई, काशी विद्यापीठ, उससे जुड़े। हमारे पिता उसी संस्था के प्रशिक्षण से आगे बढ़े, और हमारे पिता और बड़े पिता यानी ताऊ जी वगैरह ने सन 42 के आंदोलन में काम किया। उसके बाद फिर भारत में आज़ादी आने के बाद जो नवनिर्माण का अभियान चला, उसमें हमारे परिवार के लोगों ने समाजवादी आंदोलन का साथ दिया। हमारे परिवार के जो बुजुर्ग थे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। बाद में डॉक्टर लोहिया के और जयप्रकाश के अनुयायी बने हमारे पिता, हमारे चाचा आदि। मैं अपने विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करने के पहले ही इन लोगों से निकट परिचय का सौभाग्य मुझे था, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य जैसे थे, और उनका भी हमको स्नेह किसी से बाबा का, किसी से चाचा का, किसी से ताऊ का मिला। मेरी पढ़ाई बनारस में एनी बेसेंट और डॉक्टर भगवान दास द्वारा स्थापित सेंट्रल हिंदू स्कूल में शुरू में हुई, और वहां से हाई स्कूल करने के बाद मैं महामना मदन मोहन मालवीय और महाराज दरभंगा और महाराज बनारस के बनाए काशी विश्वविद्यालय में पढ़ा। वहां पढ़ने के दौरान मुझे समाज की पहचान हुई और समाज में मेरी पहचान बनी, क्योंकि उस दौर में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन आया। भाषा को लेकर के हमारी लड़ाई हुई। 67 में हमको 2-3 बार जेल जाना पड़ा। अब जेल जाने के बाद फिर पढ़ाई का रास्ता बदला। मैं विज्ञान का स्नातक था, फिर मुझे समाज विज्ञान ने आकर्षित किया, और समाज विज्ञान की पढ़ाई करते हुए मैं काशी विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। विद्यार्थी जीवन में समाजवादी युवजन सभा की तरफ आकर्षित हुआ, जो डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव के विचारों से प्रभावित एक नौजवान आंदोलन था। और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हम लोग सांप्रदायिकता की ताकतों से भी टकराए, गांधी के नजदीक आए। काशी विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्षता का मुझे जब सौभाग्य मिला, तो विद्यार्थी आंदोलन की मांगों में उलझने के कारण प्रशासन ने हमारी शिक्षा विस्तार की मांगों का अस्वीकार करते हुए हम सबको 40 लोगों को विश्वविद्यालय से निकाला। तब तक बांग्लादेश की लड़ाई शुरू हो गई,
तो उस लड़ाई के देखते हुए फिर समझौता हुआ आपस में। विश्वविद्यालय ने कहा कि चलो तुमको हम इम्तिहान का मौका देते हैं, लेकिन उसके आगे पढ़ाई का मौका नहीं देंगे। विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े 40 विद्यार्थियों को फिर पढ़ाई का मौका मिला, और मुझे सौभाग्य से उस परीक्षा के दौरान सर्वोच्च अंक मिला, मुझे गोल्ड मेडल मिला। और उस गोल्ड मेडल के आधार पर टॉपर होने के नाते फिर एक नया विश्वविद्यालय खुल रहा था दिल्ली में। बनारस में तो दरवाजा बंद हो गया था, लेकिन दिल्ली में ये जो नया विश्वविद्यालय खुला, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, यहाँ मुझे अपनी मेरिट के आधार पर प्रवेश मिला। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कोई 2.5 बरस के मौके में मुझे भी वहाँ के विद्यार्थी मित्रों ने आगे आने का मौका दिया। वहाँ एक संगठन बनाया हमने, फ्री थिंकर्स, और उसके मंच से हम चुनाव लड़े। पहली बार हमारे मित्र और सीपीएम के बड़े नेता आज के प्रकाश करात जी जीते। अगले बार फिर हम चुनाव में आमने सामने हुए। उस समय तक जेपी आंदोलन आ चुका था बिहार में, और गुजरात में नौजवानों की ताकत बढ़ रही थी। हम उस आंदोलन के समर्थक थे। दुर्भाग्य से प्रकाश करात जी की पार्टी उस आंदोलन के साथ नहीं थी, और जेएनयू के चुनाव में इसी मुद्दे पर वोट पड़ गया कि हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा, जेपी का सपोर्टर या जेपी का विरोधी कही, या जेपी के बारे में तटस्थ। मानी बात है कि मैं जेपी आंदोलन की लहर में छात्र संघ का अध्यक्ष बना। मेरा सौभाग्य हुआ कि जयप्रकाश जी ने हमारी अपनी पृष्ठभूमि को देखते हुए जो राष्ट्रीय आंदोलन की समिति बनाई, उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष तब श्री अरुण जेटली थे, जो बाद में भारत के वित्त मंत्री हुए। अभी हाल में उनका निधन हुआ, मुझे इसका बहुत अफसोस है। उनको और मुझे सह संयोजक बना दिया राष्ट्रीय आंदोलन की कमेटी का, और उसके नाते बिहार में भी मेरी थोड़ी पहचान बनी। मुजफ्फरपुर मेरे जिम्मे डाला गया, पटना की सड़कों पर हम रैली में घूमते रहे, और एक मोड़ ऐसा आया जिसमें इंदिरा जी ने जयप्रकाश जी को चुनौती दी कि ये लोकतंत्र है, भीड़ तंत्र नहीं है। आप चाहते हैं कि बिहार की विधानसभा भंग हो, चुनाव आने वाला है, अब आप आंदोलन की बजाय चुनाव में हमारा मुकाबला करिए, जनता जो फैसला करेगी हम उसको मान लेंगे। जयप्रकाश जी ने भी स्वीकार किया, लेकिन हम सब तो विद्यार्थी थे। हमने जयप्रकाश जी से पूछा कि जयप्रकाश जी, अब तो ये चुनाव में सब लोग जा रहे हैं, हम विद्यार्थी, हमारा चुनाव से तो कुछ लेना देना नहीं, हमको पढ़ाई पूरी करनी है। और आपने भी कहा था कि अपना 1 साल देना, हमारा 1 साल करीब करीब पूरा हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी पढ़ाई को पूरा करिए। और उसमें उसी दौरान में मुझे एक नेशनल कंपटीशन में भारत सरकार की आज भी वो योजना है, निम्न मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, अगर पढ़ाई में वो अच्छे हैं तो उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पीएचडी करने का वजीफा मिलता है। उसका एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है। सौभाग्य से मैं उसमें चयन मेरा हुआ था, और उस फेलोशिप के आधार पर मैं शिकागो गया। शिकागो में इसलिए गया कि वो समाजशास्त्र का दुनिया का पहला विभाग वहीं खुला था। लेकिन शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ने के 6 महीने के अंदर भारत में इमरजेंसी लग गई। मैं जनवरी में शिकागो गया, जून में इमरजेंसी लग गई। और जब जयप्रकाश नारायण जी जेल में हो तो हमारे जैसे लोगों को चैन कहाँ होता। तो हम लोगों ने वहाँ एक मंच बनाया, इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी, और शिकागो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने एक और मंच बनाया, इंडियंस फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम। इन दोनों में हमने काम किया, और अमेरिका के तमाम विश्वविद्यालयों में, मीडिया में मुझे बोलने का निमंत्रण मिला। 20 से ज्यादा शहरों में, विश्वविद्यालयों में, टेलीविजन प्रोग्रामों में मैं जब बोलने निकला तो फिर भारत सरकार को नाराजगी हुई। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि या तो बोलना बंद करो या तुम्हारा स्कॉलरशिप बंद करेंगे और तुमको भारत वापस लौटना पड़ेगा। दूतावास की इस चेतावनी को हमने निमंत्रण स्वीकार किया, और हमने कहा कि आपके आदेश में अगर दम है तो कुछ करके दिखाइए, हम चुप नहीं रहेंगे, या तो जेपी को जेल से छोड़िए। उस बीच में हमारी बहनोई, भाई, ये लोग भी या तो गिरफ्तार हुए या अंडरग्राउंड हो गए। हमारे तमाम दोस्त जेलों में थे। तो फिर 19 महीने जब तक भारत में इमरजेंसी रही, मेरा वजीफा उन्होंने कैंसिल किया, मुझे डिपोर्ट करने की कोशिश की। तो अमेरिका के विश्वविद्यालयों में जहां जहां मैं गया था, खासकर शिकागो विश्वविद्यालय छात्र संघ ने मेरा पक्ष लिया, और जो जो कांग्रेस के नेता इमरजेंसी के पक्ष में बोलने आते थे उनका विरोध होता था, और वो घबरा के अपना भाषण बंद करके पीछे के दरवाजे से निकलने को मजबूर होते थे। और उसके कारण फिर इमरजेंसी तक हमारा संगठन फैलता चला गया। इमरजेंसी जब खत्म हुई तो मेरी पढ़ाई भी पूरी हुई। फिर मैं जब जयप्रकाश जी से मिला, उन्होंने कहा कि अब देश में लौटने का समय है, और तुम्हारे जैसे लोगों को अब जो नया माहौल है, तब तक जनता सरकार भी बन गई। मैं लौटा और मुझे बीएचयू में अध्यापन का मौका मिला। वहां मैं शुरू में 10 बरस समाजशास्त्र पढ़ाता रहा। वहाँ कुछ स्थानीय परिस्थितियां ऐसी हो गई कि 10 बरस में उन्होंने मुझे जहां का तहां रखा, और मेरे शिक्षकों ने भी कहा, जो जेएनयू में मेरे टीचर थे, कि तुम्हें तय करना होगा कि या तो पढ़ाओगे और या बाकी सब काम करोगे। हमने कहा नहीं, पढ़ाना मेरा प्राथमिक धर्म है। फिर मुझे जेएनयू आने का मौका मिला 1990 में। जेएनयू आने के बाद मुझे चंद्रशेखर जी ने स्नेह दिया, जॉर्ज फर्नांडिस का निकटता मिली, राजनारायण जी तो बनारस के दिनों से ही हमारे संरक्षक जैसे थे, और जयप्रकाश जी का निधन हो चुका था, इसलिए इन्हीं लोगों के बीच में कर्पूरी ठाकुर, रामसुंदर दास,
सुरेंद्र मोहन, मधु दंडवते। लेकिन बीएचयू के अनुभव के कारण मैं शिक्षकों के सवाल को, शिक्षा के सवाल को ही प्राथमिकता देता रहा, और उसमें मुझे फिर जेएनयू के शिक्षक संघ का अध्यक्ष बनने का 2-2 बार मौका मिला। पूरे भारत के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनका अपना एक फेडरेशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन फेडकूटा, उसका अध्यक्ष बनने का मौका मिला। मेरे सौभाग्य से और वाजपेयी सरकार के दुर्भाग्य से उसी समय उन्होंने एक बिरला अंबानी रिपोर्ट जारी किया, शिक्षा के व्यवसायीकरण का प्रस्ताव रखा और उसका हमने विरोध किया। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों का प्रवक्ता, उधर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी एक वरिष्ठ शिक्षक और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, लेकिन पड़ला शिक्षकों का भारी हुआ, बिरला अंबानी रिपोर्ट रद्द की गई और इसी के समानांतर अन्य कार्य भी होते रहे। इसी दौरान आपने जैसा कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी थी, वीपी सिंह का आंदोलन हुआ, उसमें हम लोग साथ रहे, लेकिन वीपी सिंह जी मोरारजी भाई की सरकार की तरह से ही भ्रष्टाचार पर ज्यादा काम नहीं कर सके। फिर अन्ना आंदोलन आया। अन्ना आंदोलन में हमारे पुराने मित्र प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, इन लोगों का हमारा 90 के दशक का संबंध था। इनके निमंत्रण पर हम इस आंदोलन के समर्थक बने पहले, और बाद में जब निर्णायक मोड़ आया और इन्होंने पार्टी बनाई और मुझको निमंत्रण दिया, तो मैंने तब तक कोई पार्टी कभी ज्वाइन नहीं की थी। हमने कहा कि एक नया प्रयोग है वैकल्पिक राजनीति का, सहभागी लोकतंत्र का, इसमें हम शामिल होंगे। इन लोगों ने हमें अपने साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा, लोकसभा का दिल्ली का चुनाव लड़ने का मौका मिला, और जो माहौल था उसमें बावजूद पराजय के, जो उस सीट पर 2 बार से कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके थे, जीत चुके थे, राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी जमानत जब्त थी, मुझे भी 4.5 लाख के लगभग वोट मिला। मुझे वो हार अपमानजनक नहीं लगी, क्योंकि मेरी हार बॉलीवुड के भोजपुरी लोकप्रिय गवैया और नर्तक से हुई, और उनसे हारना मुझे उतना बुरा नहीं लगा जितना कांग्रेस से जीतना अच्छा लगा। लेकिन तब तक दिल्ली में दोबारा हम लोगों का बहुमत आ गया। हाँ, इस बीच में मैं चुनाव के प्रचार के लिए श्री अरविंद केजरीवाल के उम्मीदवारी के पक्ष में बनारस में 1 महीने मैंने काम किया, और मेरी जो पूरी पारिवारिक पूंजी थी वो माननीय अरविंद केजरीवाल के प्रचार के महिमा मंडन में लगाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उनके दिमाग में कोई योजना रही होगी, उन्होंने कहा कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अजीत झा के साथ हमने पार्टी छोड़ी नहीं। हमने ये सोचा था कि हम राजनीति में निजी कारणों से दलों का विघटन नहीं करेंगे, ये गलत होगा। राजनीति स्वार्थ से ऊपर की चीज है, इसमें स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय होना ही चाहिए, और जब कभी परमार्थ और स्वार्थ में झगड़ा हो तो परमार्थ का पड़ला भारी रहना चाहिए, नहीं राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तो हमने राजनीति तो नहीं छोड़ी, उन्होंने जरूर हमको राजनीति की दखल, राजनीति के दायरे से बाहर करने की कोशिश की, अपमान किया, गंदा प्रचार किया। लेकिन मुझे धन्यवाद देना चाहिए आप जैसे नौजवानों को कि कई हजार लोगों ने इकट्ठा होकर कहा कि आप सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। तो स्वराज अभियान बना, और उस स्वराज अभियान का मुझे सौभाग्य और सम्मान मिला कि उन्होंने मुझे अपना फर्स्ट वॉलंटियर संयोजक बनाया। 2 साल मैंने उसमें भी काम करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी की, और उसके बाद फिर स्वराज अभियान का प्रशांत भूषण जी ने नेतृत्व संभाला। हम चुनाव में भी उतरे, हमने स्वराज इंडिया करके एक चुनावी मंच बनाया जिसके संयोजक अध्यक्ष प्रोफेसर योगेंद्र यादव बने, और उससे एक यात्रा चलती रही। पिछले 5 साल तो गुमनामी में बीते, लेकिन धन्यवाद है प्रशांत भूषण की सिद्धांत निष्ठा का और संकल्प और साहस का आप सबके, कि आज फिर हम लोग स्वराज अभियान के एक वॉलंटियर के तौर पर एक चमकदार पहचान के साथ लोकतंत्र के सुधार की, लोकतंत्र के संवर्धन की जो देश की इच्छा है उसको पूरा करने में लगे हुए। आजकल मैं इमरजेंसी के सच का अध्ययन कर रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या गड़बड़ हुआ कि भारत जैसे शानदार राजनीतिक इतिहास वाले देश में, जहां इतने बड़े बड़े त्यागी और कुर्बानी करने वाले लोग थे, लोकतंत्र आया और फिर लोकतंत्र को उसी पार्टी ने खत्म करने की कोशिश की जिस पार्टी के प्रयासों से भारत में लोकतंत्र आया, यानी कांग्रेस। उसी का अध्ययन कर रहा हूं, और मुझे आशा है कि हम अपने लोकतंत्र के कुछ जरूरी सुधारों के लिए उस अध्ययन के आधार पर भी सजग हो सकें। और बाकी जो समय रहता है, आजकल तो वेबिनार का जमाना है, तो सवेरे शाम समाजशास्त्री के नाते और सरोकारी नागरिक के नाते कुछ बातों पर अपने अध्ययन, अनुभव और आशाओं का साझा करता रहता हूँ। माफ करिएगा, जो परिचय थोड़ा लंबा हो गया, इसमें बहुत सी बातें जो नहीं आनी चाहिए थी आ गई, जो बहुत सी आनी चाहिए थी नहीं आई। लेकिन मेरा अंतिम वाक्य यही होगा कि मेरे जीवन में जो 70 साल का मैं हो रहा हूँ, बहुत कुछ शुभ रहा, बहुत सुखद अनुभव रहे, और उसके लिए मैं अपने परिवार, अपने शिक्षकों, अपने मित्रों और सहयोगियों का बहुत आभारी। आनंद जी, आप बहुत सारे लोगों को आपने अभी आभार व्यक्त किया, पर
अभी मैं खत्म करना चाह रहा था, पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया कि कुछ ही दिनों पहले प्रशांत भूषण जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि वो पहचान नहीं पाए अरविंद केजरीवाल को, और उसके कारण देश में अभी जो मौजूदा सरकार है और आरएसएस ने जिस तरह से देश में पैर फैलाया, उसके कारण से ये हो पाया, उस आंदोलन की वजह से। तो आप भी क्या उस आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए रिग्रेट करते हैं इस बात को, या आपको लगता है कि शायद गलती हो गई आपसे? देखिए, प्रशांत भूषण जी के लिए तो ये पहली बार अपने किए पर मूल्यांकन का मौका मिला है। मेरे लिए तो ये तीसरी बार है। मैं 1965-66 में 14-15 बरस की उम्र के विद्यार्थी के तौर पर कांग्रेस हटाओ देश बचाओ आंदोलन का हिस्सा बना था, और 67 में कांग्रेस हारी और गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। फिर वो सरकारें आपस के झगड़े में और कांग्रेस की हरकतों से कांग्रेस भी टूटी, ये सरकारें भी टूटी। तो लोगों ने कहा कि इसके बाद तो सांप्रदायिकता फैल गई, क्योंकि उस समय भारतीय जनसंघ थोड़ा मजबूत हुई। लेकिन हमने कहा कि इसमें से तो इंदिरा गांधी पैदा हुई, गरीबी हटाओ का नारा पैदा हुआ। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को और गैर कांग्रेसवाद को सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार मत ठहराओ। फिर 1974-77 में आंदोलन आया। उस समय प्रशांत जी उस आंदोलन में नहीं थे, उनके पिताजी थे, और हम लोग बीएचयू से निकले हुए जेएनयू के विद्यार्थी नेता थे, देश में थोड़ी बहुत पहचान थी। उस आंदोलन में भी यही हुआ कि ये फांसीवादी ताकतें हैं, ये इंदिरा गांधी जैसे लोकप्रिय जननायिका को विस्थापित करना चाहते हैं, विदेशी सीआईए के षड्यंत्र के कारण ये आंदोलन चल रहा है। जयप्रकाश नारायण जी को सीआईए एजेंट कहना मूर्खता की पराकाष्ठा थी। बाद में क्षमा भी मांगी इन लोगों ने, लेकिन खैर उस समय भी आरोप लगा हम लोगों पर, खासतौर पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट मित्रों द्वारा। बाद में उन्हीं कम्युनिस्ट मित्रों ने 1996 में वीपी सिंह की सरकार में हम लोगों के साथ काम किया। वीपी सिंह जी के साथ चले, इंदर गुजराल के साथ चले, देवगौड़ा के साथ चले, लेकिन उस समय लगा। तो फिर यह आरोप आया, क्योंकि जनता सरकार भी 77 और 90-80 के बीच में बिखर गई, और उस समय आरक्षण का झगड़ा शुरू हो गया। तो ये कहा गया कि जातिवाद की आंधी जनता पार्टी के कारण आई, कर्पूरी ठाकुर के कारण आई, रामनरेश यादव के कारण आई। उन्होंने कहा कि जाति का इतिहास 1400-1500 साल का है, कर्पूरी ठाकुर की खानदानी उम्र भी 1400 साल नहीं है, उनको क्यों जिम्मेदार ठहराते हो भाई। इसी तरह से जयप्रकाश जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने आरएसएस को पैदा कर दिया। हमने कहा आरएसएस तो 1920 के दशक में जन्मी थी। आरएसएस को बनाने वालों का जयप्रकाश जी से कोई वास्ता नहीं। उन्होंने तो जयप्रकाश जी को कश्मीर के सवाल पर गद्दार तक कहा था। आरएसएस जरूर जयप्रकाश जी के आंदोलन के हिस्से के रूप में, उसका एक हिस्सा, दोनों हिस्सा नहीं, एक हिस्सा तो विरोधी था, आखिर तक विरोधी था जयप्रकाश जी का। उन्होंने चिट्ठी लिखी इंदिरा जी को सहयोग के लिए, लेकिन एक हिस्सा जरूर जिसकी जड़ें जमीन में थी, बिहार में लोग, गोविंदाचार्य जैसे लोग, राम बहादुर जैसे लोग आंदोलन का हिस्सा थे। लेकिन उसके लिए जयप्रकाश जी को जिम्मेदार नहीं कहिए। जो आंदोलन 74 में हुआ उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, इंदिरा सरकार की थी। ऐसे ही जो अभी का आंदोलन हुआ अन्ना जी का, वो दिन भूल गए लोग, अहंकार की पराकाष्ठा थी। प्रशांत भूषण जी ने खुद बाघ के सिर में, जैसे बाघ के मुंह में सिर डालना होता, ऐसे मुकदमे लड़े। G2 का, कोयला के खानों की दलाली का, कैसे भयंकर अपराध हो रहे थे और कोई सुन नहीं रहा था, और प्रधानमंत्री खुद लाचार था। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मेरी मजबूरी है, कंपल्शन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। और ऐसे में एक निर्मल व्यक्ति अन्ना हजारे सामने आए। उसको अरविंद केजरीवाल का आंदोलन कहना गलत होगा, वो तो अन्ना हजारे का आंदोलन था, और उसमें प्रशांत भूषण का कद आज के अरविंद केजरीवाल से 100 गुना ज्यादा था। प्रशांत भूषण को कानून की जानकारी थी, वो जन लोकपाल विधेयक के सर्जक थे। अरविंद केजरीवाल तो उसके मुंशी थे, कलम और फाइल लेके पीछे पीछे चलते थे। हाँ, आज पीछे मुड़ के देखने पर प्रशांत जी को एक कानूनविद के नाते मौजूदा समस्याओं का कारण खुद को लगता होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप एक डॉक्टर थे जिसके सामने एक मरीज लाया गया, आपने दवा करने की कोशिश की, आपके टीम के कुछ और डॉक्टर भी थे, उन्होंने दवा के नाम पर जहर दे दिया। इसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है, किरण बेदी पर है। इसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है, अनुपम खेर पर है, अन्ना हजारे पर है, अरविंद केजरीवाल पर है। आपको तो उसमें नुकसान ही उठाना पड़ा, और आप कल भी आरएसएस से नाराज थे और कांग्रेस से भी नाराज थे। आज भी आप आरएसएस के नहीं है और आरएसएस आपकी नहीं है। इसलिए आप ये कहिए जरूर कि अन्ना आंदोलन ने जो असंतोष को स्वर दिया, उसका लाभ उस समय के मजबूत विकल्प के रूप में बीजेपी को मिला, लेकिन आपने आरएसएस को पैदा नहीं किया। और हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम सांप्रदायिकता का कारण आप नहीं है। जैसे मुस्लिम सांप्रदायिकता का कारण जिन्ना नहीं थे, मुस्लिम सांप्रदायिकता ने जिन्ना को जन्म दिया, वैसे ही हिंदू सांप्रदायिकता का कारण आरएसएस नहीं है।
हिंदू सांप्रदायिकता से आरएसएस मजबूत हो रही। हिंदुओं में सांप्रदायिकता खत्म होगी, जैसे खत्म हो सकती है, खत्म हुई है और आगे भी खत्म होगी। आज हिंदू मध्य वर्ग, सवर्ण जातियों के लोग आतंकित हैं। वो आरक्षण से आतंकित हैं, बेरोजगारी से आतंकित हैं, उनकी समझदारी पर पर्दा पड़ा हुआ है और वो मुसलमान को इसका दोषी ठहराते हैं। ये गलत है। ये विश्व अर्थव्यवस्था का परिणाम है, क्रोनी कैपिटलिज्म का परिणाम है, करप्ट पॉलिटिशियंस का परिणाम है। कैसे आप भूल जाते हैं? कारण को परिणाम में बदल देते हैं। हिंदू सांप्रदायिकता से आरएसएस हिंदू सांप्रदायिकता नहीं है। मुस्लिम सांप्रदायिकता से मुस्लिम लीग पैदा हुई थी, मुस्लिम लीग से मुस्लिम सांप्रदायिकता नहीं पैदा हुई थी। वैसे ही जैसे गरीबों की लड़ाई से कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत यूनियन से रूस की क्रांति थोड़ी हुई थी। भारतीय जनता की लड़ाई से भारत की आजादी आई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसी में से निकली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कारण भारत की आजादी थोड़ी आई थी। तो इस मामले में प्रशांत जी के साथ हम बैठ के आराम से चाय पिएंगे, बल्कि आप ही के कार्यक्रम में एक दिन सवाल जवाब करेंगे। अभी प्रशांत जी एक बड़ी लड़ाई के नायक हैं और इसलिए इस सवाल पर उनसे मतभेद को सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि अन्ना आंदोलन से बीजेपी की सरकार बनी। मैं मानता हूं, जैसा कुलदीप नायर ने लिखा था, कि अन्ना आंदोलन के दौरान अगर विलासराव देशमुख की बजाय कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट या उनके कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल गांधी आके उनका नमन करते और वो प्रस्ताव जो सर्वदलीय प्रस्ताव था उसको मंच से अपनाते तो लाभ उनको मिलता। फिर सारी भीड़ पलट के जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए अन्ना जिंदाबाद राहुल जिंदाबाद करती। आपने तो अहंकार दिखाया, आपने तो जेल खोल दी, आपने तो लाठी पीटी, तो फिर उसका परिणाम भुगतिए। जो जनता से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये सच तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद आनंद जी, आपने आज इतना टाइम निकाला और काफी सारे मुद्दों पे अपनी बात रखी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद नीरज। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रति समझ बनाने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।